प्रजापति आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नया चैप्टर, अपना चैप्टर नंबर 1 है ना, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का आप अपन जो पहला टॉपिक आता है वो आता है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहले परिभाषा देखेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसका अपन क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं इसकी अभिक्रिया, मतलब रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या क्या होता है। मतलब इसको अपन जो परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतरक्रिया, मतलब एक दूसरे के साथ क्रिया करके, और आपस में जब क्रिया कर लेंगे तो नए भिन्न रासायनिक गुणधर्मों वाला क्या बनाएंगे, वो पदार्थ बनाएंगे, है ना। उन्हीं को अपन क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब देखो यहाँ पे जो नए रासायनिक गुणों वाला पदार्थ बनेगा वो क्या रहेगा, अपने पास अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ना। मतलब जो नया बनेगा उत्पाद बनेगा वो अभिकारक से क्या रहेगा, बिल्कुल भिन्न रहेगा। अब अपन आगे देखते हैं कि इसमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। और रासायनिक परिवर्तन होगा तो अपन को पता है कि इसकी अवस्था बदल जाएगी, रंग भी बदल जाएगा, ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला है वो भी बदल जाएगा। जितनी भी चीजें वो क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी, मतलब बदल जाएगी। अब आगे देखते हैं कि उसका जो अपन एग्जांपल लेते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया का, वो अपन नॉर्मल देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगी, जल का निर्माण कर लेगी। तो अपन देखते हैं जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको अपन नॉर्मली H2 से डिनोट करते हैं ना। जब अपन ने केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, मतलब रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, तो उसमें अपन देखेंगे कि जो अपने पास रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको अपन किससे किससे प्रदर्शित करेंगे, प्रतीक से प्रदर्शित करेंगे, और उसी को अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन जो होता है उसको अपन H2 से डिनोट करेंगे, ऑक्सीजन क्या होता है O2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, H2O बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ पे H2 क्या था, गैस था, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या था, गैस था। तो अपने पास जो बना वो क्या है, लिक्विड है, मतलब एक तरह का तरल पदार्थ है कि नहीं है। तो दोनों आपस में समान है क्या, नहीं है, और दोनों में आपस में समान नहीं है, अलग अलग है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब यहाँ पे अपने पास जो ये चीज है इसको अपन बोलेंगे अभिकारक, और जो उधर की चीज है उसको बोलेंगे क्या, उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं कि अभिकारक किसे कहेंगे, कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेंगे, भाग लेंगे, उन्हें अपन क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। जैसे यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ये आपस में अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, नहीं ले रहे, आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, और आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, अपन अभिकारक कहेंगे। और दूसरी अपन ये बोल सकते हैं कि ये कौन से पदार्थ होंगे, जो तीर के निशान के बाईं तरफ उपस्थित होंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से अपन लिख सकते हैं तीर के निशान के बाईं तरफ उपस्थित पदार्थों क्या कहेंगे, अपन अभिकारक कहेंगे। ठीक है, लेकिन उसके दाईं तरफ उपस्थित रहेंगे उन्हें क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। जैसे अपने पास ये जल है, तो जल क्या है, दाईं तरफ उपस्थित है, और दाईं तरफ उपस्थित है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे, अपन उत्पाद कहेंगे। या फिर इसकी अपन परिभाषा देख सकते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होते हैं, अपन को प्राप्त होते हैं या फिर बनते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, अपन क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है अपने पास उत्प्रेरक आता है, ये मेन चीज होती है अपने पास। जैसे अभिकारक मिले आपस में, उत्पाद का निर्माण कर लिया, लेकिन उस अभिक्रिया को कंट्रोल कौन कर रहा है, बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, कौन कर रहा है ना। तो जो अपने पास वो मतलब जो पदार्थ होंगे जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। अगर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे तो भी वो उत्प्रेरक कहलाएंगे, अगर उसकी दर को कम कर देंगे तो भी क्या कहलाएंगे, वो उत्प्रेरक कहलाएंगे। ठीक है, तो अपने पास वे पदार्थ होंगे जो क्या कर देंगे, अभिक्रिया के भाग लिए बिना उसको क्या कर देंगे, दर को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे, उसे क्या कहेंगे, अपन उत्प्रेरक कहेंगे। अब और एग्जांपल अपन देखते हैं निकिल नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर कैल्शियम पोटेशियम परमैंगनेट। अब जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो अपने पास अपन नॉर्मली पढ़ते रहते हैं, निकिल भी अपन पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये मेनली अपने पास आता है वैश्म विधि में, है ना। वैश्म विधि में अपन क्या करते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करेंगे तो उसमें उत्प्रेरक का उपयोग कौन करेगा, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड करेगा, मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और ये तो अपने पास होता है पोटेशियम परमैंगनेट, और ये अपने पास क्या होता है, निकेल होता है। और निकेल का तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार कि जो जैसे अपने पास जो एथीन होती है, तो एथीन के हाइड्रोजन निकलना विक्रिया करते हैं, तो उसमें क्या किसका उपयोग करते हैं, निकेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट जो अपने पास आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, अब अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के मेनली अपन कितने प्रकार देखते हैं, 5 प्रकार, है ना। और मैं आप लोगों को 2 और एक्स्ट्रा बताऊंगा क्योंकि ये इन्हीं अभिक्रिया के हैं प्रकार है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट में अपन संयोजन अभिक्रिया। तो 5 प्रकार में फर्स्ट आएगी कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, मतलब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे
और दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे और नए उत्पाद निर्माण करेंगे। तो उसमें क्या देखते हैं, संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है कि जोड़ना, है ना। जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे, वो अपन को नया तीसरा पदार्थ मिलेगा। मतलब दो चीजों को अपन आपस में जोड़ेंगे, तीसरा पदार्थ प्राप्त होगा, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो अपन देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है। जैसे CaO है और H2 है, ठीक है। मतलब ये दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर आपस में अभिकारक मिलेंगे और नए उत्पाद क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। उसे क्या कहेंगे अपन, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। मतलब इसमें दो अभिकारक मिलेंगे और तीसरा क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास CaO है, इसको अपन बोलते हैं बिना भुजा चूना। क्या बोलते हैं इसको, बिना भुजा चूना, ठीक। और इसको अपन बोलते हैं जल। जब बिना भुजे चूने में अपन क्या कर देंगे, जल डाल देंगे, और जल डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, भुजा हुआ चूना बन जाएगा, ठीक है, भुजा हुआ चूना। या अपन ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे अपने पास कोई बिना भुजी चीज है तो उसे बुझाने के लिए क्या डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, और पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। वैसे यहाँ पे है तो ये क्या है, बिना बुझा हुआ है, इसको अपन को बुझाना है, और बुझाना है तो अपन क्या डालेंगे, इसमें H2 डालेंगे, मतलब जल डालेंगे, और जल जैसे डालेंगे तो क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा। और उसके साथ क्या निकलेगी, यहाँ से हीट निकलेगी, मतलब ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। दूसरा अपन एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे जो अपने पास पदार्थ प्राप्त हुआ है ना, उसको अगर अपन CO2 से प्रोवाइड करेंगे, मतलब CO2 अगर उसमें अपन डाल देंगे, जैसे यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना है, ये क्या है अपने पास, बुझा हुआ चूना। जैसे अपने पास बुझा हुआ चूना है, इसमें CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा, संगमरमर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, संगमरमर, या फिर इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर इसी को बोलते हैं अपन चौक, वो चूना पत्थर, है ना। तो ये चीज अपने पास क्या हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। अब अगला आता है, इसके साथ क्या बनेगा, यहाँ पे H2 बनेगा जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अब अगला आता है क्या, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या करते हैं, यहाँ पे संयोजन में अपन ने जोड़ा था, तो वियोजन क्या करेंगे, अपन तोड़ेंगे, और जब एक पदार्थ को तोड़कर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएंगे तो उसकी अपन क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब देखो संयोजन अभिक्रिया में जैसे अपन ने जोड़ेगा तो क्या निकलेगा, यहाँ से हीट निकलेगा। अब यहाँ पे अपन तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या काम आएगी, हीट काम में आएगी। मतलब यहाँ पे क्या आएगी, अपने पास ऊष्मा काम में आएगी, ठीक है। अब जैसे ऊष्मा काम आएगी तो इसको अपन और भी विक्रिया का नाम देंगे, है ना, वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे ये पदार्थ है, ये टूटेगा और कितने पदार्थों का निर्माण कर लेगा, 3 पदार्थों का निर्माण कर लेगा। ये तो अपने पास हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया। मतलब एक पदार्थ टूट रहा है और 3 पदार्थों का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, इसको अपन वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब इसके भी 4 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ये 4 प्रकार होते हैं, वो अपन देखेंगे, ठीक है। अब अपने अगला जो आता है वो आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब क्या होता है, विस्थापित कर देना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे भेज देना। मतलब ये इसमें क्या करेगा, जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अब ये अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील क्या होते हैं, ये मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है सक्रियता श्रेणी की, है ना, तो वहां पे जाके आप देखना, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगी सक्रियता श्रेणी की ट्रिक भी मिल जाएगी, याद करने की ट्रिक मिल जाएगी, और उसमें पता चल जाएगा कि कौन से ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली देखते हैं कि यहाँ पे जो फेरस है, मतलब आयरन है, लोहा है, वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन क्या होता है कि कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, और कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होगा तो यहाँ से इसको हटा देगा, और इसकी जगह कौन ले लेगा, ये आयरन ले लेगा, और आयरन ले लेगा तो यहाँ पे अपन क्या प्राप्त हो जाएगा, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट प्राप्त हो जाएगा, और कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अपन देखते हैं Pb प्लस CuCl2, मतलब Pb को अपन क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं, ठीक है, और CuCl2 क्या हो जाएगा अपने पास, कॉपर क्लोराइड हो जाएगा। जैसे अपन सक्रियता श्रेणी देखते हैं तो Pb क्या होता है, कॉपर से ऊपर आता है, मतलब Pb की क्रियाशीलता क्या है, कॉपर से ज्यादा है, और क्रियाशीलता अगर कॉपर से ज्यादा होगी तो कॉपर को यहाँ से हटा देगा, और कॉपर को यहाँ से हटा देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अपन को लेड क्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ पे अपन क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉपर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे विस्थापन था, यहाँ पे द्विवीय विस्थापन है, द्विवीय मतलब 2 का विस्थापन होएगा, और 2 का विस्थापन होएगा तो उस अभिक्रिया क्या कहेंगे अपन, द्विवीय विस्थापन कहेंगे। द्विवीय विस्थापन में अपन क्या करते हैं कि यहाँ का जो पदार्थ होता है वो जाके यहाँ पे जुड़ जाता है, यहाँ का जो होता है वो यहाँ पे जुड़ जाता है, और दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे तो उसी को अपन क्या कहेंगे, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। या फिर अपन डायरेक्टली अगर इसकी मेनली जो डेफिनेशन होती है वो देखेंगे तो अपन देखते हैं कि जिन पदार्थों में आयनों का विस्थापन होता है, और आयनों का विस्थापन होकर नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसी को अपन क्या कहेंगे, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे आयन विस्थापित होंगे
और आयन विस्थापित होंगे, तीसरे पदार्थ का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। जैसे सोडियम यहाँ से विस्थापित हो गया और क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। और जैसे यहाँ पे बेरिलियम है जो विस्थापित हो जाएगा तो कहाँ पे चला जाएगा, सोडियम की जगह पे चला जाएगा और SO4 के साथ मिलकर क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा। ठीक है, ये अपनी हो गई द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया अपने 5 प्रकार है और 5 प्रकार में रेडॉक्स अभिक्रिया में 2 अभिक्रिया होती है, एक तो अपचयन और एक उपचयन। अपचयन को तो अपचयन बोलते हैं जहां पे अपन को हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा या फिर ऑक्सीजन निकल जाएगा, उसी को अपन कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। और दूसरा होता है उपचयन, जिसको अपन ऑक्सीकरण भी बोलते हैं ना। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन निकलेगा, उसी को अपन क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे CuO प्लस H2 है, तो CuO प्लस H2 मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ पे Cu प्लस H2 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो CuO कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, जैसे मिलेंगे तो यहाँ पे कॉपर निकल जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा, H2 जल का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पास CuO है तो यहाँ पे ऑक्सीजन था पहले और ऑक्सीजन था तो आगे जाके क्या हो गया, वो ऑक्सीजन हट गया, मतलब यहाँ से निकल गया ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन निकल जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे H2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और ऐड हो जाएगा तो उसी अभिक्रिया क्या बोलेंगे अपन, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे यहाँ पे अपन ने देखा कि यहाँ पे H2 आगे जाके किस में चेंज हो गया, H2 में, मतलब यहाँ पे क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया और ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहीं पे क्या हो जाएगा, अपना उपचयन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीकरण हो जाएगा। वैसे दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, इसी का उदाहरण देखते हैं दूसरा, ZNO प्लस कार्बन। ये भी क्या है, एक अपचयन अभिक्रिया है। जब अपन देखेंगे कि धातुओं की प्राप्ति के चरण, ठीक है, धातुओं की प्राप्ति के चरण में अपन देखेंगे कि वहां पे अपने पास जो Zn होगा, जिंक ऑक्साइड होगा, उसको अपन अपचयित करेंगे, किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा। और अपचयित करने के बाद अपन को शुद्ध किसका निर्माण हो जाएगा, जिंक का निर्माण हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे ZNO है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे Zn बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, CO बन जाएगा। यहाँ पे जो ZNO है, यहाँ से देखते हैं अपन, ZNO आगे जाके किस में चेंज हो गया, Zn में चेंज हो गया, मतलब यहाँ से क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया और ऑक्सीजन निकल गया तो उसी अभिक्रिया क्या कहेंगे अपन, अपचयन कहेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं निकलता, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता आगे जाके, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन निकल गया तो उसी को अपन अपचयन बोलेंगे। दूसरा अपन देखते हैं कि कार्बन आगे जाके किस में चेंज हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में, और कार्बन मोनोऑक्साइड में जैसे चेंज हो गया तो वहां पे क्या मिल रहा है अपन को, ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे क्या हो गया, वहां पे जाके जुड़ गया और जुड़ गया तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। ठीक है, अब जो अपने पास मैंने बोला था कि यहाँ पे अपने पास इसको संयोजन को और वियोजन को अपन अलग अलग नाम देंगे, तो वो आती है अपना, एक तो ऊष्माक्षेपी, एक ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ठीक है, और ऊष्माशोषी का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। ठीक है, एक तो उत्सर्जन होगा, एक अवशोषण होगा। तो अपन मेरे को ये बताओ कि संयोजन और वियोजन में ऊष्मा का अवशोषण कहाँ पे हो रहा था और ऊष्मा का उत्सर्जन कहाँ पे हो रहा था। तो संयोजन में जैसे अपन ने दो चीजों को मिलाई थी, तीसरी चीज बनी थी, तो साथ में क्या निकल रही थी, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी, ऊष्मा निकल रही थी, तो उसी को क्या बोलेंगे अपन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। दूसरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, मतलब किसी चीज को तोड़ने के लिए अपन को क्या चाहिए थी, यहाँ पे ऊष्मा चाहिए थी, और ऊष्मा चाहिए थी तो उसी अभिक्रिया क्या बोला था अपन ने, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब यहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, किसी चीज को तोड़ने के लिए किसका अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, और उसी अभिक्रिया क्या बोलेंगे अपन, वियोजन अभिक्रिया या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का नॉर्मली अपन एग्जांपल देते हैं तो प्राकृतिक गैस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे दहन हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का सूत्र आप लोग जानते हो, CH4, जिसको अपन मेथेन बोलते हैं। ठीक है, और मेथेन बोलेंगे तो उसी को अपन प्राकृतिक गैस बोलेंगे, उसका अपन जब दहन करेंगे किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वहां पे निकलेगा CO2, H2 और साथ में निकल जाएगी, ऊर्जा निकल जाएगी। और मैंने अभी ये बताया था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या निकलेगी, हमेशा ऊर्जा निकलेगी। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगी, हमेशा ऊष्मा काम में आएगी, और ऊष्मा काम में आएगी तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन तोड़ते हैं तो एक तो बिना बुझाऊ चूना बना लेगा और एक क्या निकल जाएगा, वहां से CO2 निकल जाएगा, और CO2 निकल जाएगा तो इसे अभिक्रिया क्या कहेंगे अपन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो इस प्रकार अपनी क्या हो गई, चारों 5 प्रकार की अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई। लेकिन अपनी जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसके भी अपन प्रकार पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं कि उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया का अब अपन देखते हैं प्रकार। अपन ने अभी देखा था रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार में से एक वियोजन अभिक्रिया होती है, उसके कितने प्रकार देखेंगे अपन, 3 देखेंगे। अभी मैंने 4 लिखे हैं, 4 इसलिए लिखेंगे कि उसमें वियोजन हो ताकि वियोजन एक ही होता है। ठीक है, इसलिए ये 4 हो गए।
मैंने अलग अलग लिख दिया। अब यहाँ पे ऊष्मीय वियोजन, अपन को पता चल रहा है कि वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना, और ऊष्मीय का मतलब ऊष्मा के द्वारा, है ना, जिसमें ऊष्मा का उपयोग किया जाएगा तोड़ने के लिए, उसको अपन क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। या फिर वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, उसको अपन क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। जैसे अपन पहले देख लिया था, है ना, तो ये ऊष्मीय वियोजन आगे समझ में आता है। अब देखते हैं ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा का उपयोग किया जा रहा है किसको तोड़ने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट को, संगमरमर को तोड़ने के लिए। अभी अभी अपन ने जस्ट 2 मिनट पहले ये अभिक्रिया देखी थी। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन तोड़ेंगे तो इसमें टूटेगा ये, तो बिना बुझे चूने में और क्या बन जाएगा, वहां पे CO2 गैस बन जाएगी। दूसरा अपन देखते हैं तापीय वियोजन। तापीय वियोजन में क्या किसका उपयोग किया जाएगा, ताप का किया जाएगा। अब मेरे को ये एक बात बताओ, जैसे अपन किसी चीज में ऊष्मा मतलब प्रवाहित कर रहे हैं, ऊष्मा प्रवाहित कब करेंगे, जब उसको अपन गर्म करेंगे, ठीक है, और गर्म करेंगे तो उसका क्या बढ़ जाएगा, ताप भी बढ़ जाएगा। मतलब दोनों रिएक्शन क्या हो सकती है, एक हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन क्या होती है, एक होती है, लेकिन यहाँ पे ऊष्मा का उपयोग कर लिया, यहाँ पे अपन ने ताप का उपयोग कर लिया, और अपन ने कितने प्रकार की बना दी, इसको 4 प्रकार की बना दी, है ना। तो यहाँ पे PbNO3 मतलब लेड नाइट्रेट जब ताप के द्वारा अपघटित होएगा, और अपघटित होएगा तो किसका निर्माण कर लेगा, PbO मतलब लेड ऑक्साइड का, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का निर्माण कर लेगा। अब इसके बाद देखते हैं अपन वैद्युतीय वियोजन। वैद्युतीय वियोजन में किसका उपयोग किया जाएगा, यहाँ पे विद्युत धारा का, किसके लिए, वियोजन के लिए, मतलब तोड़ने के लिए। और जैसे अपन इसका वियोजन करेंगे, जैसे अपन H2 देखते हैं, H2 क्या हो जाएगा, विद्युत के द्वारा जैसे अपन अपघटित करेंगे, इसको अपघटित करेंगे तो यहाँ पे H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका अपन एक डायग्राम भी देखते हैं, ना, इस डायग्राम को अपन समझेंगे अभी 2 मिनट बाद में। जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में किसका उपयोग करेंगे, वियोजन का मतलब क्या होता है, वो टूटना। प्रकाशीय मतलब यहाँ पे किसका उपयोग किया जाएगा, प्रकाश का उपयोग किया जाएगा, और प्रकाश का उपयोग किया जाएगा तो उसी को क्या कहेंगे अपन, प्रकाशीय वियोजन। मतलब वह विक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है, प्रकाश का उपयोग किया जा रहा है, उसी को अपन क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। यहाँ पे अपने पास फर्स्ट जो एग्जांपल आता है वो AgCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड का आता है। तो सिल्वर क्लोराइड के जैसे अपन उसमें प्रकाश प्रवाहित करेंगे, प्रकाश प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे किसमें चेंज हो जाएगा, वो Ag मतलब सिल्वर में चेंज हो जाएगा, और क्या क्या निकल जाएगा, वहां से क्लोरीन गैस निकल जाएगी। अब आप लोगों ने इसका डायग्राम भी देखा होगा, जैसे आप लोगों ने मतलब बुक में दे रखा है, यहाँ पे अपन ने सिल्वर ऑक्साइड को क्लोराइड पढ़ रखा है, AgCl पढ़ रखा है ना। यहाँ से जैसे प्रकाश आता है, तो प्रकाश आता है तो यहाँ से Cl2 गैस निकल जाती है, और इसमें क्या क्या बच जाता है, ओनली फॉर सिल्वर बच जाता है ना। अब दूसरा अपन देते हैं AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड में अपन क्या करेंगे, प्रकाश प्रवाहित करेंगे, और प्रकाश प्रवाहित करेंगे वो टूट जाएगा, और किसमें चेंज हो जाएगा, और सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में चेंज हो जाएगा। अब ये जो अभिक्रिया होती है अपने पास सिल्वर ब्रोमाइड वाली, ये श्वेत श्याम फोटोग्राफी में क्या आती है, काम में आती है। किसमें काम आएगी, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में काम आएगी, ठीक है, फोटोग्राफी में काम आती है, ठीक है। अब ये इस प्रकार अपने क्या हो गए, 4 प्रकार की वियोजन अभिक्रिया हो गई, है ना। अब ये प्रकार में अपन ने देखा था कि एक डायग्राम होता है, डायग्राम में अपन ने लिया था एक जग, प्लास्टिक मग लेते हैं, उस प्लास्टिक मग में 2 छिद्र करेंगे, है ना। अब 2 छिद्रों में एक में अपन इलेक्ट्रोड को, दोनों में इलेक्ट्रोड पहुंचाएंगे, एक में कैथोड और एक में एनोड। अब एक कैथोड और एनोड कहां से आएंगे, अपने पास बैटरी से आएंगे, जो अपन ने कितने वोल्ट की ली है, 6 वोल्ट की बैटरी ली है, ठीक है। जैसे अपन इसमें क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड को पहुंचाएंगे, और इलेक्ट्रोड को पहुंचाएंगे तो यहाँ पे अपन एक डाट लगाएंगे, जो जिसको बोलेंगे अपन रबर डाट बोलेंगे, मतलब रबर की कोई डाट होगी, है ना, रबर होता है ना, उसको अपन क्या लगा देंगे, यहाँ पे डाट के रूप में लगा देंगे। इसके ऊपर अपन क्या रखेंगे, जैसे ये ग्रेफाइट की छड़ होगी, कार्बन की छड़ होगी, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन की छड़, ठीक है, कार्बन। अब मेरे को ये बताओ, जो कार्बन का अपर रूप होता है वो कौन होता है, ग्रेफाइट। तो अपन बोल सकते हैं ग्रेफाइट की छड़, ये दोनों ग्रेफाइट की छड़ होगी, और इसके ऊपर अपन रखेंगे क्या, परख नली रखेंगे। जैसे परख नली रखेंगे इसके ऊपर, और अपन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा जैसे प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा, बुदबुदाहट उत्पन्न होगी। बुदबुदाहट मतलब बुलबुले उत्पन्न होंगे, और बुलबुले उत्पन्न होंगे तो अपन बाद में उसको चेक करेंगे, तो अपन को पता चलेगा कि एक में जो कैथोड की तरफ है उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी, और जो एनोड की तरफ है उसमें से क्या कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो इस प्रकार अपना ये भी क्या हो जाता है, विद्युत वियोजन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए